हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि भाई हम इकोनॉमिक ग्रोथ को आज पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आप पहले वीडियो पे नए हैं, आप चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी इसके बाद वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 26 है और मैं कहूँ आपको ये बताऊं कि हमने लगभग 90% सिलेबस इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब कुछ थोड़े टॉपिक्स बचे हैं, देखते हैं उनका भी क्या करते हैं। चलिए फिलहाल के लिए हमारे पास जो टारगेट था कि मैंने आपको बोला था इकोनॉमिक ग्रोथ में पढ़ाऊँगा, तो यहाँ पर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लेक्चर्स लाया हूँ। देखते हैं एक लेक्चर होगा या 2 लेक्चर होगा, अभी मुझे भी नहीं पता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि भाई अगर आपके प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, आपने लेट अस सपोज कोई गुड बनाया या आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, अगर उनके प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है, अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में इंक्रीज होता है एक इकोनॉमी में ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यूजुअली हम 1 साल की बात करते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होगी। अभी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है। ठीक है, अगर हम देखेंगे एक बंदा था, इकोनॉमिस्ट था, उसका नाम था आर्थर लिव्स। उसने इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन क्या दी? उसने बताया बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि भाई आउटपुट कितना ग्रो कर रहा है, आउटपुट कितना ग्रो कर रहा है पर हेड ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक, सो इसका मतलब हो गया एक आउटपुट की ग्रोथ कितनी होती है एक बंदे पर हेड। ठीक, मिसाल मैं आपको बता देता हूं, अगर 1000 रुपये इनकम थी पर हेड, ठीक है, लेट सपोज 1000 रुपये थी टोटल इनकम इकोनॉमी में। अब लेट अस सपोज अब क्या हो गया, हमारी टोटल जो है 1 साल के बाद 1200 रुपया बन गया। दैट मीन्स अब जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ग्रोथ ऑफ आउटपुट, हमने कितना ग्रोथ किया, एक ये टोटल इनकम थी, लेट सपोज एक हेड के लिए लेट सपोज हमारी इनकम थी 10 रुपया। ठीक है, तो इसका मतलब अब जितना इंक्रीज होगा वो हमारा ग्रोथ ऑफ आउटपुट होगा। कितने आउटपुट कितना ग्रो करेगा पर हेड, एक हेड में कितना ग्रो करेगा आउटपुट, वो आपका होता है इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में कितना इंक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया, उससे हम अपनी इनकम को मेजर करते हैं। ठीक है, और रियल जीडीपी से मेजर करते हैं, जो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये इससे भी कर सकते हैं मेजर, या हम पर कैपिटा इनकम से भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, या आपने नेशनल इनकम में पढ़ा होगा। ठीक है, अभी तो मैंने वो नहीं पढ़ाया है बट स्टिल। चलिए, अब ये चीजें होती है जिससे आपकी ग्रोथ जो है वो मेजर होती है, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर होती है। मगर जो इसमें पर कैपिटा इनकम है और जो इसमें रियल जीडीपी है, ये 2 मेथड्स सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट होते हैं। दीज मेथड्स आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड्स अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करना है, मेजर करना है। उसके बाद ग्रोथ जो है वो हमारे पास 2 तरह की होती है। एक ग्रोथ होती है एक्सटेंसिव, एक ग्रोथ होती है इंटेंसिव। थोड़ा मैं बता देता हूं उनके बारे में। देखो, असल में मैं बताऊंगा, मेरा जो वीडियो ये बनाना है ग्रोथ पर, मेरा ज्यादा फोकस रहेगा थ्योरीज पर, यानी मॉडल, ग्रोथ मॉडल्स पर, क्योंकि सवाल उसी में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन उसी में आएगा। ठीक है, जैसे में भी उसी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो सवाल उसी से बनता है। तो हम थोड़ा पहले ग्रोथ को समझ लेते हैं, तो धीरे धीरे उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली आते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की थ्योरीज किस किस ने क्या क्या बताई थी। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह इसके बाद ही पढ़ेंगे। अभी थोड़ा आप इंतजार करो। एक्सटेंसिव ग्रोथ वो वाली, एक्सटेंसिव इनकम वो इनकम होती है, इकोनॉमी होती है एक्सटेंसिव इकोनॉमी, और दूसरी होती है इंटेंसिव इकोनॉमी। बेटा जी, एक्सटेंसिव इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें आप अपने रिसोर्सेज को एक्सपैंड करते हो, जिसमें इकोनॉमी ग्रो करती है, बहुत ज्यादा ग्रो करती है। क्यों करती है ग्रो? क्योंकि आप अपने रिसोर्सेज को एक्सपैंड करते हो, इंक्रीज करते हो। तो इसका मतलब
एक्सटेंसिव इकोनॉमी में आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड होती है। क्यों? क्योंकि आप रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करते हो। इंटेंसिव इकोनॉमी में क्या होता है, इसमें ग्रो तो होता है, ठीक है, बट यहाँ पे रिसोर्सेज आप सेम रखते हो, तो ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। इंटेंसिव इकोनॉमी में रिसोर्सेज सेम रखा जाता है तो भी तो ग्रोथ होती है इकोनॉमी की, मगर इंटेंसिव इकोनॉमी में रिसोर्सेज को चेंज नहीं किया जाता है, मगर एक्सटेंसिव इकोनॉमी में हम रिसोर्सेज को चेंज करते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं। ये हमारे पास थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने इकोनॉमी के रिलेटेड ग्रोथ, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो मैंने आपको बता दिया। अब सीधे आते हैं हमारा जो टॉपिक है वो देखते हैं। अब देखो इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मैंने आपको बोला इसमें हमारे पास दो थ्योरीज दी गई थी। एक का नाम था क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, एक का नाम क्या था भाई? देखो अब इकोनॉमिक ग्रोथ है, हम इकोनॉमी को कैसे ग्रो करेंगे, इकोनॉमी ग्रो कैसे होती है, उसके लिए बहुत सारे थ्योरीज दी गई, ठीक है, उसके लिए बहुत सारों ने अपनी अपनी थ्योरी दी। अब एक एरा था, उसको बोलते हैं क्लासिकल एरा। उस क्लासिकल एरा में बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी, ठीक है। तो ये जो मैं थ्योरीज आपको पढ़ाऊंगा, ये सारी की सारी थ्योरीज जो है ये क्लासिकल है। फिर एक और थ्योरीज है, उसको बोलते हैं नियो क्लासिकल। क्लासिकल के बाद एक और एरा आ गया इकोनॉमिक्स का, उसको बोलते हैं नियो क्लासिकल, ठीक है। तो नियो क्लासिकल में अगर आप देखेंगे उसमें मैं स्वान पढ़ूंगा, आपको सोलो मॉडल पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिसको हम सोलो स्वान मॉडल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्लासिकल मॉडल में हम पढ़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं, हम रिकार्डो पढ़ेंगे, इसमें स्मिथ मॉडल पढ़ेंगे, मैल्थस पढ़ेंगे, तो स्मिथ पढ़ेंगे, मैल्थस पढ़ेंगे, मैल्थस ने क्या बोला था, और रिकार्डो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सारों की हम थ्योरीज को पढ़ेंगे, और सबसे बड़ा चीज हमें पढ़ना है एट द एंड हेरोड-डॉमर मॉडल, और इसी में जेएसए से लगभग हर किसी पेपर में क्वेश्चंस दो पूछे गए थे, मैक्सिमम दो पूछे गए थे, मिनिमम एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन हर कोई क्वेश्चन डोमर पे ही पूछा गया था। हेरोड या तो हेरोड पे पूछा गया या तो डोमर पे पूछा गया था, ठीक है। और हाँ, और भी एक पर पूछा गया एंडोजेनस मॉडल। सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एंडोजेनस मॉडल कौन सा मॉडल होता है। एक और भी पूछा गया था लेविस मॉडल भी बताऊंगा, लेविस मॉडल आपको पढ़ना है, ठीक है। वो सारी चीजें आप इस लेक्चर में पढ़ोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो सर अब बिजनेस पे आ जाइए, चलो सीधे हम अपना काम करते हैं। सबसे पहला थ्योरी एडम स्मिथ थ्योरी, ठीक। देखो थ्योरीज में एक चीज होता है, ये जो थ्योरीज है इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं है उतना, बस इसमें जो लोगों ने कहा है, मिसाल के तौर पर ये एडम स्मिथ की थ्योरी है। अब जो एडम स्मिथ ने कहा हमें वो याद रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि सर इसका रीजन क्या है, इसने क्यों रखा, क्या रखा, नहीं रखा, इसको जो लगा उसने किया, वो ये थ्योरी हमारे लिए बन गया, थ्योरी बन गया। अब देखो एडम स्मिथ थ्योरी ने क्या किया काम, ये जो एडम स्मिथ है इसने बताया भाई हम अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है, हम एम्फेसाइज करते हैं किस पे, कैपिटल को एक्यूमुलेट करने पे। इसने बोला जितना जितना आप कैपिटल को एक्यूमुलेट करोगे, इसको पूछा गया भाई आप तो कैपिटल को बताते हो एक्यूमुलेट करना है, मगर कैपिटल एक्यूमुलेट कैसे होगा? इसने बताया कैपिटल सेविंग से एक्यूमुलेट होता है, जितनी सेविंग बढ़ती है उतनी आपके पास एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा, तो उससे हमारी क्या हो जाएगी, इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी। एंड देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, बताता है अकॉर्डिंग टू हिम wealth is considered as index of country's prosperity। अगर आपको देखना है कंट्री का प्रॉस्पेरिटी किससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो वेल्थ है, इसके हिसाब से वेल्थ बताता है। तो 2 पॉइंट्स हो गए। इसने बताया अगर आपको इकोनॉमी ग्रो करनी है आप सेविंग ज्यादा करो और अपना कैपिटल बढ़ाओ, और इसने दूसरा पॉइंट बताया वेल्थ को ही हम कंसिडर करेंगे कि भाई एक कंट्री की कितनी प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है। उसके बाद इसको पूछा गया भाई वेल्थ कैसे इंक्रीज होता है, इसने बताया, उसका जवाब भी बताया। देखो क्या बताया, वेल्थ इंक्रीजेस बाय प्रोड्यूसिंग मोर और मोर, जितना आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना उतना वेल्थ इंक्रीज होगा। अब इसको पूछा गया टू प्रोड्यूस कैपिटल ही स्ट्रेस्ड ऑन द रोल ऑफ पार्सिमोनी, ठीक है। यानी इसने क्या बोला, पार्सिमोनी होता है, पार्सिमोनी क्या होता है, पार्सिमोनी होता है कंजूसी, ठीक है। पार्सिमोनी जो होता है बेटा, ठीक है, कंजूसी होती है। इसने क्या बोला, इसने बोला
क्योंकि हमें सेविंग करनी है। तो इसका मतलब इसने बोला अगर आपको सेविंग करनी है ना, आपको कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए आपको पार्सिमनी करना है, दैट मीन्स आपको कंजूसी करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा से ज्यादा सेव करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ने बताया कि भाई ये जो लेवल ऑफ आउटपुट है ये इंक्रीज होता है, आप जितना लेबर को डिवाइड करोगे ना बेटा, जितना लेबर डिवाइड होगा उतना क्या होगा, आउटपुट की लेवल जो है उसका जो मतलब आप समझ लीजिए क्वालिटी जो है आउटपुट की वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जितना आप लेबर को डिवाइड करोगे, भाई आप लेबर 5 है, आपने इसको अलग काम रख लिया, इसको अलग काम, इसको अलग काम, और हर एक काम के लिए आपने अलग अलग स्पेशलाइज्ड बंदा लाया, तो जाहिर सी बात है क्वालिटी तो इंक्रीज होनी है। ये कौन सी थ्योरी थी? स्मिथ थ्योरी। स्मिथ थ्योरी ने क्या बताया? स्मिथ थ्योरी ने बताया, शॉर्ट में इसने बताया कैपिटल एक्यूमुलेट करने से आपकी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करती है, ठीक है। चलिए, इसको बताया वो कैसे करेंगे, बताया सेविंग, इसको बताया सेविंग कैसे करनी है, इसने बताया कंजूसी से करो, कंजूसी करो, सेविंग खुद ब खुद बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास मैल्थस थ्योरी। मैल्थस थ्योरी ने क्या किया, इसने 2 थ्योरीज एक्चुअली दी। एक तो इसने थ्रस्ट किया थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन पे, और इसने किया इफेक्टिव डिमांड पे। 2 चीजों पे इसने अपना ध्यान दिया। किस पे? एक तो बताया थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कैसे असर करती है ग्रोथ पे, दूसरा इसने बताया डिमांड, डिमांड कैसे असर करती है आपकी ग्रोथ पे, ठीक है। तो चलिए, ये जो आपके पास मैल्थस था, पूछा जाएगा विच इकोनॉमिस्ट या विच मॉडल इज द ओनली क्लासिकल मॉडल which emphasized on the importance of demand for determination of output। इसने बताया ना डिमांड पर भी डिपेंड करती है आपकी ग्रोथ, ठीक है। आपकी ग्रोथ जो है वो डिमांड पर, आउटपुट जो है वो डिमांड पर डिपेंड करती है। वो कौन सा खाली क्लासिकल वाला मॉडल था जिसमें ये बताया गया, आपको बताना है। मैल्थस, ही वाज द मैल्थस, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट इसने बताया भाई अगर आपको जनरेट करना है ना फंड फॉर डेवलपमेंट, अगर आपको डेवलपमेंट करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो आपको सेविंग ऑफ लैंडलॉर्ड, नंबर 1, एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट, ठीक है। 2 चीजें, एक तो आप सेविंग ऑफ लैंडलॉर्ड करो, और दूसरा जो कैपिटलिस्ट होगा वो अपना इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है, किसी चीज में इन्वेस्ट करे, ठीक है। और यहां पे इंपॉर्टेंट ये चीज समझ लो, अकॉर्डिंग टू मैल्थस देयर इज इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ द फूड सप्लाई। देखो इसने क्या बताया, इसने बताया जिस रेट से पॉपुलेशन ग्रो होता है ना, और जिस रेट से फूड सप्लाई ग्रो हो रहा है, इन दोनों में इम्बैलेंस है। इसने देखा, इसके हिसाब से, मैल्थस के हिसाब से पॉपुलेशन जो है ये ग्रो करती है एट ज्योमेट्रिक रेट, और फूड सप्लाई जो है वो अर्थमेटिक रेट से। क्या मतलब, यानी यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज से, जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 8, मल्टीप्लाइड 4 इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 32, 32 मल्टीप्लाइड 64। तो इसने क्या बताया, शॉर्ट में आप ये बात रख लीजिए याद, इसने बताया जो पॉपुलेशन है वो ग्रो तो कर रही है, लेकिन वो ज्योमेट्रिक रेट से कर रही है ग्रो, लेकिन फूड सप्लाई जो है ना वो अर्थमेटिक रेशियो से ग्रो करता है। अब इसमें अंतर क्या, आप देख लीजिए, यहाँ पे पहले 2 था, ये भी 2 था, यहाँ पे 2 पहुंच गया, ये 5 है, चलो ठीक है, ये 8 है, ये भी 8 है। अब देखो इसके बाद ये 16 पहुंच गया, इसने एकदम से जंप मारा, ये 11 पर ही है। उसके बाद एकदम से जंप मारा 32, यहाँ पे 14 ही है। इसका मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा फास्टर मतलब इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब हो गया, इसने अपनी थ्योरी में बताया जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। यही इसने बताया। एनी इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ड्यू टू टेक्निकल प्रोग्रेस, ठीक है, जो पर कैपिटा इनकम में जो भी इंक्रीज होगा उसकी वजह से क्या होगा, देखो प्लस ये एडिशनल पॉइंट है, अगर आपके पास पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ, ठीक है, उससे क्या होगा, ज्यादा बर्थ्स आ जाएंगी, ठीक है, बर्थ ज्यादा हो जाएगी, और उससे क्या हो जाएगा, उससे वापस पर कैपिटा इनकम जो है वो वापस रिड्यूस हो जाएगा सबसिस्टेंस लेवल पे, ठीक है, यानी जिससे गुजारा हो सके। एक बंदे का जितनी प्राइस से उसका गुजारा होता है, जितनी इनकम चाहिए उसको गुजारा करने के लिए, उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस लेवल। अब इसकी थ्योरी में ये जो मैल्थस था, इसने बोला पॉपुलेशन डबल होती है आफ्टर एवरी 25 ईयर्स, या इसने अपनी थ्योरी में कहा है। उसके बाद इसके तहत पॉपुलेशन, अब देखो इसने बोला ना पॉपुलेशन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि आप ग्रोथ करो, लेकिन इसको पूछा गया वो कैसे करे, इसने बोला 2 तरीके हैं।
एक तो आप पॉजिटिव चेक करो या नेचुरल चेक, एक पॉपुलेशन खुद ही होती है, इसने बोला एक पॉपुलेशन खुद ही कंट्रोल होती है, किससे? पॉजिटिव चेक या नेचुरल। मिसाल डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे कुछ आ गया, टॉर्नेडो आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसमें क्या लोग मरते हैं जाहिर से, तो उससे पॉपुलेशन कम होती है। दूसरा इसने बोला प्रिवेंटिव में इसने बोला आप फैमिली प्लानिंग करो, लेट मैरिज, ठीक है। और तीसरा इसने बोला लेट मैरिज क्यों? क्योंकि जब लेट मैरिज होगी जाहिर सी बात है फिर इंसान जब रिप्रोडक्टिव एज से बाहर चला जाता है फिर पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो सकती है। और सेलिबेसी इसने बोला कि भाई देखो ये कितना खतरनाक था। मैल्थस ने बोला कि भाई आप कुंवारे ही रहो, ठीक है, आप कुंवारे ही रहो। तो हो सकता है बोला वो एग्जाम में पूछा जाए कि, वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ कि भाई अगर कौन सा ऐसा मॉडल था जिसने कुंवारेपन को प्रमोट किया, ठीक है, तो वो कौन था? वो था मैल्थस। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हमारी रिकार्डो थ्योरी। रिकार्डो थ्योरी जो है बेटा ये किस पे? माल्थस थ्योरी पे ही बेस है। रिकार्डो थ्योरी जो है ये माल्थस थ्योरी पे ही बेस है। अब इसने क्या देखा? इसने देखा भाई ये जो इकोनॉमी है, इसने इकोनॉमी को कंसिडर किया एज डायनेमिक, ठीक है। रिकार्डो ने इकोनॉमी को कंसिडर किया एज डायनेमिक पार्ट। ही वॉज मोर कंसर्न विद इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हमारे पास रिकार्डो था इसने ज्यादा तवज्जो किस पे दिया? इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है और फॉरेन ट्रेड पर। तो इसने दो चीजों पर नजर रखा, एक तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और फॉरेन ट्रेड पर, ठीक है। इसके हिसाब से इकोनॉमी में डेवलपमेंट कैसे आती है, इकोनॉमी में ग्रोथ कैसे आती है, इसके हिसाब से तीन ऐसे बंदे हैं जो इकोनॉमी पर असर करते हैं। कौन? एक तो कैपिटलिस्ट, एक तो लेबरर, एक तो लैंडलॉर्ड। तो इसके हिसाब से ये जो रिकार्डो था इसने बोला तीन बंदे ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को या तो इंक्रीज भी कर सकते हैं या तो डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो वो कौन कौन था? कैपिटलिस्ट, लेबरर, लैंडलॉर्ड। पूछा हो सकता है, पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजेंट ऑफ डेवलपमेंट, इज नॉट द एजेंट ऑफ डेवलपमेंट इन रिकार्डो थ्योरी। रिकार्डो थ्योरी में कौन सा यहां पे एजेंट नहीं है डेवलपमेंट का, जो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है? उधर ऑप्शन होगा कैपिटलिस्ट, लेबरर, लैंडलॉर्ड, ठीक है। लेट्स सपोज और होगा मशीन भी होगा, ठीक है। तो आपको बताना है उसमें मशीन, ठीक है। जो भी होगा मैं ऐसे ही एमसीक्यू बना रहा हूं, आपको बस बता रहा हूं। चलिए इसके बाद इसने क्या बताया? वेज इज डिटरमाइंड बाय मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल। देखो हमने पढ़ा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी बताता था एक प्रोडक्ट का कितना मार्जिनल प्रोडक्ट बनता है उसी के हिसाब से उसको वेज बनता है। लेबर के एक यूनिट इंक्रीज करने से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितना बनता है उसी के हिसाब से उसको वेज मिलेगी। लेकिन रिकार्डो की थ्योरी बताती है नहीं, ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा उसकी वेज क्या होगी, उसकी वेज डिपेंड करेगा मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल। उसको कितने मिनिमम पे गुजारा, उसको इतनी वेज मतलब देंगे कि उसको मिनिमम के गुजारा, उस पर नजर रखनी है कितने पे वो गुजारा हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहां पे पूछा जा सकता है, आपको बताना है विच थ्योरी अपोजिट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। आपको बताना है रिकार्डो थ्योरी। क्या बताना आपको? रिकार्डो की थ्योरी जो है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को अपोज करती थी। इन शॉर्ट रन, देखो इसने क्या बोला, इन शॉर्ट रन वेज रेट जो है, वेज रेट्स, ठीक है, ये कभी कभार राइज भी होते हैं, ये फॉल भी होते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन के लिए अब अगर आप देखेंगे डिमांड्स में फर्क आ जाती है, एब्रप्टली इंक्रीज, एब्रप्टली डिक्रीज। मगर जब हम लॉन्ग रन के लिए जाते हैं ये जो वेज रेट है ना, कम से कम ये बराबर होनी चाहिए सब्सिस्टेंस लेवल पे, यानी आपको उतनी वेज रेट रखनी है कि भाई गुजारा हो सके उस बंदे का जिसको आप वेज दे रहे हो, ठीक है। ये किसने कहा? रिकार्डो ने कहा। चलिए अगर पूछा जाएगा विच थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, विच थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट फोकस्ड ऑन द मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ वेज, ठीक है, आप क्या कहोगे? आप कहोगे रिकार्डो। चलिए यहां पे आप कह सकते हो कि भाई इसने बताया भाई अगर आपको कैपिटल बढ़ाना है, सोर्स ऑफ कैपिटल को इंक्रीज करना है, वो कैसे होगा? वो प्रॉफिट से ही होता है, ठीक है। और इसने ये भी बताया ये जो प्रॉफिट है ना ये कहां से मिलेगा? ये खाली आपको वेज से मिलेगा, ठीक है। इसने बताया कैपिटल को अगर इंक्रीज करना है ना तो ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, अगर ज्यादा प्रॉफिट आएगा ना, लेकिन वो प्रॉफिट कहां से आएगा? प्रॉफिट खाली वेज से आता है, ठीक है। और इसने ये भी कहा कि भाई जो प्रॉफिट इंडस्ट्री से आता है, जो प्रॉफिट एग्रीकल्चर से आता है, वो दोनों का दोनों सेम ही होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद इसने क्या कहा? बताया
एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉफिट जो है, जो एग्रीकल्चर का प्रॉफिट होगा वो किससे डिटरमाइन होता है? वो इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रॉफिट से होगा। इंडस्ट्री में कितना आपको प्रॉफिट आएगा, ठीक है, उससे डिटरमाइन होगा कि आपकी एग्रीकल्चर में कितना फायदा होगा। देखो इसमें क्या रिलेवेंस है सर। देखो इंडस्ट्री क्या करेगा, इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट्स बनाएगा। लेट्स सपोज उसने कुछ प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर के भी लिए बनाए होंगे, लेट्स सपोज उसने मशीन्स बनाई है एग्रीकल्चर के लिए। अब जितने फार्मर्स क्या करेंगे, उन मशीन्स को बाई करेंगे, उसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो है उसको प्रॉफिट आ जाएगा। इसका मतलब हो गया जब उसको प्रॉफिट हो गया ना, अल्टीमेटली एग्रीकल्चर को भी प्रॉफिट आएगा। इसका मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रॉफिट जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रॉफिट डिटरमाइन करता है। ठीक है, चलिए आगे आगे आती है हमारे पास एक और थ्योरी, बिल्कुल छोटी है, तो इसको बोलते हैं कार्ल मार्क्स थ्योरी। ये थ्योरी जो है अगेन रिकार्डो थ्योरी पे डिपेंड करती थी। ठीक है, पूछा जाएगा कार्ल मार्क्स की थ्योरी का नाम क्या था दूसरा, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। ठीक है, चलिए इस थ्योरी में क्या किया गया काम, इसको बेस बनाया गया लेबर को। ठीक है, ज्यादा फोकस किस पर किया गया, लेबर पर फोकस किया गया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसने बताया क्या। इसने बताया टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो कैसे आती है। टेक्निकल प्रोग्रेस आपको अगर करना है तो वो कैसे आता है। इसने बताया कार्ल मार्क्स ने कि भाई अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय करोगे, लेबर्स को एम्प्लॉय करोगे, ठीक है, तो उससे क्या होता है। देखो इसने क्या बोला, इससे बोला अगर आप टेक्निकल प्रोग्रेस जब होती है, जब टेक्निकल एडवांसमेंट हो जाती है, ठीक है, वो कैसे हो जाती है, वो वैसे हो जाती है कि आप ऐसे मशीन्स को एम्प्लॉय करो जो लेबर को सेव करे, जिसकी वजह से लेबर आपको नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या आता है, सरप्लस मैन पावर आता है। दैट मीन्स बहुत सारे लेबर्स आपको आइडल नजर आएंगे। इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया टेक्निकल प्रोग्रेस जब बढ़ती है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए और मार्क्स ने बोला जाएगा आपको किस इकोनॉमिस्ट ने किस मॉडल में, ठीक है, आपके लेबर को बताया कि भाई ये कंजील्ड लेबर है। ठीक है, आपको हो सकता है एमसीक्यू आए, विच आर द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स कंसिडर्ड लेबर एज कंजील्ड। ठीक है, आपको बताना है मार्क्स, कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स ने इस लेबर का जो वैल्यू है उसको क्रिस्टलाइज्ड लेबर कहा। ठीक है, क्या कहा उसको, क्रिस्टलाइज्ड लेबर। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें हैं, इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट मॉडल, उसको बोलते हैं रॉस्ट्रोज मॉडल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रॉस्ट्रो का मॉडल इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारे पास 5 फेजेस आ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको आराम से पढ़ते हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए सबसे पहला चीज आपको याद रखना है, ये जो रॉस्ट्रो का मॉडल था ये कब पब्लिश किया गया, 1960 में। दैट मीन्स 1960 में इसने क्या किया गया काम, तो ये इसने पब्लिश किया। ठीक है, अब इसने क्या बताया, ही लेड एम्फेसिस ऑन सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। इसने बोला कि भाई ये जो सोशल है ना, सोशल कॉज, एक इकोनॉमी कैसे डेवलप करेगी वो किस पे डिपेंड करता है, वो सोशल, जैसा सोशल बिहेवियर होगा, जैसा सोशल किसी इकोनॉमी में कैसा सोशली कैसे बिहेव करते हैं लोग, ठीक है, उसके बेसिस पे आपकी इकोनॉमी डेवलप होगी। तो हो सकता है पूछा जाएगा कौन सा मॉडल, क्लासिकल मॉडल, कौन सा क्लासिकल मॉडल आपको सोशल बिहेवियर को, ठीक है, सोशल चीज को बताता है कि भाई वो इफेक्ट कर सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, आपको बताना है रोस्ट्रो का मॉडल। ठीक है, क्या बताना है, रोस्ट्रो का मॉडल। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट, अब आ जाती है इसकी 5 स्टेज। देखो रोस्ट्रो ने जो मॉडल बनाया, इसने ये भी समझाया हमको कि भाई एक इकोनॉमी जो है वो कैसे कैसे ग्रो करती है। सबसे पहले इसने बताया एक इकोनॉमी जो होती है ना, वो स्टेज नंबर 1, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, फिर वो बड़ा बड़ा बड़ा, वो स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर, इसी तरीके से इकोनॉमीज जो होती है कंट्रीज की, वो भी पहले एक स्टेज में होती है, फिर उसके बाद वो एडवांस हो जाती है, उसके बाद मॉडिफाई होती है, वो थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट्स हो जाती है। इसने बताया सबसे पहली स्टेज जो होती है वो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, जिसमें पुराने लोगों की सोसाइटी। अच्छा, उसके बाद दूसरे जो स्टेज होती है इकोनॉमी की, जब थोड़ा इंक्रीज होती है पहले स्टेज से, पहुंच जाती है प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, यानी
टेक ऑफ से पहले। उसके बाद तीसरे में थोड़ा जो आपकी इकोनॉमी है वो टेक ऑफ, वो जल्दी से बढ़ जाती है। और चौथे में आपको क्या आ जाती है, डिराइव्ड टू मैच्योरिटी लेवल, अब ये मैच्योर बन जाती है आपकी इकोनॉमी, ठीक है। एंड पांचवें लेवल पे क्या हो जाता है आपका हाई मास कंजप्शन, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस भी करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम भी करते हो। अब इन्हीं 5 स्टेज को मैं अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा एंड हम इस वीडियो में खाली क्लासिकल थ्योरीज पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मैं अगला वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं क्या काम करूंगा, उसमें मैं नियो क्लासिकल थ्योरीज को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं इसके बाद क्या पढ़ना है। ये हमारे पास 3 स्टेज है। सबसे पहला स्टेज देखो, सबसे पहला स्टेज बताता है ट्रेडिशनल सोसाइटी। इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। इस जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है इसमें इकोनॉमी जो होती है वो बेस करती है एग्रीकल्चर पे। अब इसमें क्या होता है, इसमें ट्रेडिशनल सोसाइटी में बैकवर्ड सोसाइटीज होती है, ठीक है, हमारे पास बैकवर्ड सोसाइटीज होती है, ठीक है। और भी आपको याद रखना है इन दिस स्टेज, ये जरूरी है, ठीक है, ये जो पॉइंट मैं बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि भाई ये जो आपके पास इकोनॉमी, ये जो स्टेज नंबर 1 ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, इस स्टेज में जो इन्वेस्टमेंट लेवल होता है, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज में, वो बिलो देन 5% होता है ऑफ नेशनल इनकम। कई बार इस सवाल को बिल्कुल एमसीक्यू डाला जाता है, बिल्कुल ऐसे एमसीक्यू डाला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है कि भाई आप बताइए ट्रेडिशनल सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट लिमिट जो होता है ना वो क्या होता है, लेस देन 5%, ग्रेटर देन 5%, ग्रेटर देन 10%, क्या होगा आपको बताना है, लेस देन 5% होता है। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इस ट्रेडिशनल सोसाइटी में यानी स्टेज नंबर 1 में इंडस्ट्रीज तो ग्रो करती है मगर लिमिटेड नंबर पे, ठीक है। अब देखो इसके बाद दूसरा कंडीशन आता है प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, यानी टेक ऑफ से पहले वाली कंडीशन, तीसरे से पहले वाली। इसमें क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास इकोनॉमिक चेंज आ जाती है इसमें, और पॉलिटिकल चेंज आ जाती है, और सोशल स्टेटस में चेंज आ जाता है। तो हमारे पास कौन सी कंडीशन आती है, प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ। अब ये कंडीशन स्टेज जो है ना ये प्रिवेंट करती है किससे, हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। यानी जितना जितना आप ज़्यादा फैक्टर प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे उतना उतना प्रोडक्ट जो है डिमिनिश, मार्जिनल प्रोडक्ट वो डिक्रीज होता है। तो ये स्टेज जो है ना वो उस चीज़ को प्रिवेंट करता है। बोला जाएगा कौन सी स्टेज आपको प्रिवेंट करती है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल को, तो आपको बताना है स्टेज नंबर 2, दैट इज प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ। शिफ्ट फ्रॉम, देखो अब इससे पहले जो था ट्रेडिशनल सोसाइटी उसमें लोग जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते थे, लेकिन इस स्टेज 2 में आपके पास अब इंडस्ट्रीज भी आ गई। तो इसका मतलब अब एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो गए लोग इंडस्ट्रीज में। अब यहां पे क्या हो गया, ट्रेड ज़्यादा होने लगा, कॉमर्स एक्टिविटी ज़्यादा होने लगा ताकि हमारे मार्केट एक्सपैंड हो गए। तो इसका मतलब स्टेज नंबर 2 में आपके मार्केट्स क्या हो गए, एक्सपैंड हो गए, ठीक है। और यहाँ पे ये भी होता है जब आपके पास सेकंड स्टेज में आती है इकोनॉमी, उसके बाद इकोनॉमी क्या करता है, जो उसके पास प्रॉफिट आता है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ स्पेंड करता है, इन्वेस्टमेंट्स में, इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और ये याद रखना है, जैसे मैंने आपको पहले बोला, पहले स्टेज में जो आपके पास इन्वेस्टमेंट लेवल होती है वो लेस देन 5% होती है, लेकिन जो स्टेज नंबर 2 में आपके पास इन्वेस्टमेंट होती है वो ग्रेटर देन 5% होती है, ठीक है, ऑफ द नेशनल इनकम। उसके बाद ये भी याद रखना है कि भाई कैपिटल फॉर्मेशन जो है ना, ऑल्दो यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ गई बट उतनी ज़्यादा नहीं आ गई, स्टिल जो कैपिटल बनता है ना इस स्टेज में वो तब भी प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर से आपको पैसे आते हैं उसी से आपका कैपिटल बन जाता है। उसके बाद अब इकोनॉमी जो है आपकी वो टेक ऑफ कर जाती है और उस कंडीशन को बोलते हैं अब आपकी डायनामिक इकोनॉमिक ग्रोथ आ गई। तो टेक ऑफ का दूसरा नाम है डायनामिक इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसा कि मैंने आपको बोला ट्रेडिशनल सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट जो होती है वो लेस देन 5% होती है, प्री कंडीशन में क्या होता है मोर देन 5% होती है, लेकिन टेक ऑफ में क्या होता है इट शुड बी अबोव देन 10%। तो टेक ऑफ जब होता है कब होता है, जब आपके पास इकोनॉमी जो है इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे वो 10% से ज़्यादा हो ऑफ नेशनल इनकम। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो ग्रोथ होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। देखो क्या होता है इस कंडीशन में, तीसरे में क्या करता है काम, एक सेक्टर के ग्रो करने से दूसरा सेक्टर एक्सपैंड होता है। देखो क्या, जैसे मिसाल के तौर पर टेलीकॉम सेक्टर ग्रो हो गया। अब जब टेलीकॉम सेक्टर ग्रो हो गया ना, एक तो एक खुद ग्रो हो ही गया, बट टेलीकॉम सेक्टर के ग्रो होने से लेट अस सपोज यूट्यूब पर भी बहुत सारा
जो आपके पास मतलब स्कोप था, मतलब आप एम्प्लॉय कर सकते हो अपने आप को यूट्यूब, जैसे मैं अभी यूट्यूब तो यहाँ तो इनकम नहीं होती है, बट जो लोग यूट्यूबर्स होते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, वो यूट्यूब से भी कमाते हैं। मगर कब उन्होंने कमाना शुरू किया? जब ऑलरेडी टेलीकॉम था। अगर टेलीकॉम ने उन सर्विसेज को नहीं दिया होता कि आप इंटरनेट चला सकते हो, तो इसका मतलब टेलीकॉम के सर्विसेज देने से यूट्यूब का जो ये मतलब इकोनॉमिक सिस्टम है ये एक्सपैंड होने लगा। तो इसमें ये स्टेज आती है तीसरी स्टेज में, ठीक है। चलिए, और याद रखना है, पूछा जाएगा इंडिया ने इस स्टेज को, तीसरी स्टेज टेक ऑफ स्टेज को कब पास किया, कब रीच किया? आपको बताना है जब 5 ईयर प्लान का थर्ड 5 ईयर प्लान बनाया गया, तब ही इंडिया ने इसको पार किया था। अब आते हैं लास्ट 2 स्टेज पे, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नियो क्लासिकल थ्योरीज, ठीक है। चलिए, अब आता है चौथा स्टेज को बोलते हैं ड्राइव टू मैच्योरिटी। अब ये क्या करता है? मैच्योरिटी की तरफ जाता है। जब ये मैच्योरिटी की तरफ जाता है, अब सोसाइटी में क्या हो जाता है काम, इकोनॉमी में अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का दौर आता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज होता है। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको बोला, इससे पहले यानी टेक ऑफ में इन्वेस्टमेंट कितनी होती थी? ग्रेटर देन 10%। लेकिन इसमें आपके पास इन्वेस्टमेंट 10% से 20% ऑफ नेशनल इनकम होती है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट। अब जनरली इट टेक्स 60 ईयर्स टू शिफ्ट फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ टू फिफ्थ। अगर आपको थर्ड स्टेज से फोर्थ, फिर फोर्थ से फिफ्थ जाना है, आपको 60 साल तो लग सकते हैं, ठीक है। अब चलिए यहां से हाई मास कंजप्शन। हाई मास कंजप्शन होता है जब आपके पास अब मैच्योरिटी लेवल भी आ गई, आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी यूज की, उसके बाद क्या होता है काम, अब आपको ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है। इसमें लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारते हैं, वेलफेयर ज़्यादा आता है, सिक्योरिटी ज़्यादा आ जाती है। जब ये सारी चीज़ आती है ना, इसमें पता है क्या, किस पे फोकस किया जाता है? हाई मास कंजप्शन पे। इसमें फोकस किया जाता है भाई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम भी करो, ठीक है। तो ये आप देखो, टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटीज सोसाइटी एलोकेट्स लार्जर रिसोर्सेज, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और मास कंजप्शन। इन दिस स्टेज कंजप्शन ऑफ लग्जरी आइटम्स इंक्रीज। आपको बोला जाएगा, बताओ भाई लग्जरी आइटम्स का इंक्रीज होना किस स्टेज में होता है? आपको बताना है कौन सी स्टेज है ये, इसको बोलते हैं हाई मास कंजप्शन स्टेज। और याद रखना है, लग्जरी आइटम्स का दूसरा नाम बोलते हैं कंस्पीशियस। हो सकता है वहां पे लग्जरी नहीं लिखा होगा, कंस्पीशियस लिखा होगा, तो आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया कि भाई कंस्पीशियस हो, लग्जरी हो, दोनों के दोनों सेम ही होते हैं। अब आते हैं आपके नियो क्लासिकल थ्योरीज, ठीक है। तो नियो क्लासिकल थ्योरीज में आपको सबसे पहला आपको पढ़ना पड़ेगा सोलो मॉडल, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा हम अगले लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, हमने क्लासिकल थ्योरीज पढ़ी, अब आती है नियो क्लासिकल। इसमें आपका पहला मॉडल आता है सोलो मॉडल। क्या आएगा? सोलो मॉडल। इसके बाद दूसरा आता है आपका एंडोजेनस मॉडल, ठीक है, एंडोजेनस मॉडल। और उसके बाद आता है आपको जॉन रॉबिन्सन मॉडल। और याद रखना बेटा, ये जो मैं बता रहा हूं ना, एंडोजेनस मॉडल पे जीएसए में क्वेश्चन पूछा गया था, सोलो मॉडल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। जो मैं अभी पढ़ा रहा था ना, रोस्टो मॉडल, यानी जिसके 5 स्टेज थे, अभी जो पढ़ा रहा था 5 स्टेज वाला मॉडल, उसमें भी यानी रोस्ट्रो मॉडल जो आपके पास क्लासिकल थ्योरीज में आता है, रोस्ट्रो मॉडल, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएसए में, ठीक है। अब आता है जॉन रॉबिन्सन। देखो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं आपको बोलता हूं ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोलो मॉडल पे ज्यादा फोकस देना है आपको, एंडोजेनस मॉडल में ज्यादा फोकस देना पड़ेगा आपको, रोस्ट्रो मॉडल यानी जिसमें मैंने अभी 5 स्टेज पढ़ाई, ये ज्यादा फोकस देना पड़ेगा इसको। और चौथा मॉडल जो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, नहीं चौथा मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मीड मॉडल है, ये बहुत ही ईजी है, इसको मैं थोड़ा, ये मतलब 1-2 पॉइंट्स में कवर हो जाएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हो। एंड जो लास्ट वाला मोड आएगा उसको बोलते हैं हम, ठीक है, जो लास्ट वाला आ जाएगा उसको बोलते हैं हेरोल्ड डॉमर ग्रोथ मॉडल। और इसी मॉडल पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हेरोल्ड डॉमर मॉडल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्लास में हम सोलो मॉडल अच्छे से पढ़ेंगे, एंडोजिनस मॉडल अच्छे से पढ़ेंगे, और जॉन रॉबिन्सन मीड मॉडल उतनी ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल मैं आपको अगर किसी को याद रखना भी होगा तो मैं बता दूंगा। बट हेरोल्ड डॉमर मॉडल बहुत ज़रूरी है, इसको आपको मिस नहीं करना है।
इसको आप रट्टा मार लो, कुछ ना कुछ कर लो, बस इसको समझ लेना है, इसको आपको याद करके जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, ठीक है, इतना ही रखते हैं। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा, अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।